भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बीवीजी रामजी मिशन यानी विकसित भारत ग्रामीण विकास मिशन को लेकर प्रेस वार्ता में कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि राम के नाम से कांग्रेस की आंखें खुल जाती हैं, विरोध करने सड़क पर उतर आती हैं। मंत्री विजयवर्गीय ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं के नाम पर 600 से अधिक योजनाएं चल रही थी, लेकिन जैसे ही मिशन में जी राम जी जुड़ा, विपक्ष को आपत्ति होने लगी। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस वार्ता में कहा कि पूर्व की इंदिरा आवास, विद्युत और अन्य ग्रामीण योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार और अव्यवस्था थी। मनरेगा में 11.5 लाख करोड़ खर्च होने के बावजूद 5% भी स्थायी संपत्ति दिखाई नहीं देती। मजदूरों की जगह फर्जी जॉब कार्ड से भुगतान और बरसात में बह जाने वाले सड़कें इस योजना की हकीकत बताती हैं। विजयवर्गीय ने बताया कि नए बिल में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति, जियो टैगिंग और सैटेलाइट मॉनिटरिंग और हर जिले में लोकपाल की नियुक्ति शामिल है। अब भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, हर हफ्ते भुगतान होगा और फर्जी जॉब कार्ड खत्म होंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने मनरेगा का 70% खर्च वहन किया है और आज 25 करोड़ लोग गरीबी से निकले हैं। ग्रामीण मजदूरी बढ़ी है, रोजगार बढ़ा है और आजीविका मिशन में गांधी की असल भावना दिखाई देती है। विपक्ष को सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि पहले अध्ययन करें, फिर योजना का विरोध करें। अब निगरानी और सामाजिक ऑडिट, इस पर बहुत जोर दिया है। सोशल ऑडिट, शिकायतें निपटाने के लिए मैंने जैसे बता ही दिया। अब समय सीमा तय होगी कि किसी की शिकायत आए तो कितने दिन के अंदर उस शिकायत का निराकरण करना है, ये भी इस बिल के अंदर है। किसानों की समस्या इस बिल के आने से, जो मजदूरी का शॉर्टेज था, उसको बहुत लाभ मिलेगा। 125 दिन का रोजगार भी मिलेगा और अधिकतम 60 दिन तक इस योजना को कलेक्टर रोक सकेगा, जिससे कि खेती के मजदूरों को इन 125 दिन के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में खेत का काम भी मिल सके। इस सब योजनाओं के यदि हम ग्रामीण क्षेत्र की क्या आवश्यकता है, सबसे पहली जल सुरक्षा, पानी की गारंटी, दूसरी ग्रामीण अधोसंरचना, फिर मैंने बताया आजीविका संबंधित अधोसंरचना, और आपदा जब भी आ जाए उसकी तैयारी। कोई सी भी आपदा है, कभी गांव में बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, उस समय राज्य सरकार इस पैसे का आपदा के समय उपयोग कर सकेगी। ये भारत सरकार ने राज्य सरकार को अधिकार दिया है। मजदूरों की बायोमेट्रिक उपस्थिति देखी जाएगी, 2 समय एक दिन में, एक बार सुबह भी एक बार शाम को भी। इसलिए फर्जी जॉब कार्ड नहीं चलेंगे और ये नहीं चलेगा कि मजदूर गांव में है ही नहीं तो उसके नाम से काम चल रहा है, वो आंध्रा में है, वो तमिलनाडु में, वो गुजरात में है, सिर्फ महीने में एक दिन आता था और उसका बिल जैसे ही बनता था तो उसको कुछ 10-20% मिल जाता था, बाकी सब अधिकारी मशीन से काम करा के खा जाते। अब ये नहीं हो पाएगा क्योंकि बायोमेट्रिक प्रेजेंस उसकी जरूरी होगी, जियो टैगिंग भी होगी, सैटेलाइट इमेजरी का लेने का भी इसमें निर्देश दिया गया है राज्य सरकारों को। कोई भी काम हो उसकी सैटेलाइट इमेज भी है और रियल टाइम ट्रैकिंग मोबाइल ऐप के माध्यम से, क्योंकि मोबाइल ऐप तैयार हो रहा है जिसमें रियल टाइम ट्रैकिंग भी हो सकेगी। एआई का उपयोग भी किया जाएगा इसमें कि किसी प्रकार की अनियमितता हो उसमें एआई किस तरीके से काम कर सकती है,
अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय समस्या है कि मनरेगा के मजदूरों को 6-6 महीने से पेमेंट है, 60 महीने हो गए, पेमेंट ही नहीं मिला। हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, मनरेगा में काम किया और पेमेंट ही नहीं मिला। अब समयबद्ध वेतन भुगतान की व्यवस्था है, हर हफ्ते वेतन अनिवार्य कर दिया गया है। मजदूर काम करेगा और सप्ताह में अंतिम दिन उसको भुगतान हो जाएगा। यदि अधिकतम कोई समय लेना चाहे तो 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं हो सकता, नहीं तो उसकी जवाबदारी सुनिश्चित की जाएगी। वही जो पहले बैंक में सीधा पैसा जाता था उसी प्रकार पैसा भी जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि 25% राज्यों का है, पर पहाड़ी राज्यों में, जो पहाड़ के राज्य, उसमें केंद्र सरकार ने सुविधा दी है कि वो 10% राज्यांश मिलाएंगे तो 90% भारत सरकार देगी। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है इसमें कि बजट में जितना भी बजट राज्य के पास आता था उसमें 6% प्रशासनिक खर्च के लिए दिया जाता था, और इसलिए ठीक तरीके से प्रशासनिक कार्य नहीं हो पाता था। अब उसको 9% कर दिया, इसलिए आप तकनीकी स्टाफ बढ़ा सकें। कहीं हम देखते हैं लेखापाल नहीं है, लेखापाल की भर्ती कर सकेंगे। तो 9% प्रशासनिक खर्च करने से इस योजना को जमीन में उतारने में बहुत सहूलियत होती है। जब 9% प्रशासनिक मिलेगा तो इसमें प्रशिक्षण की व्यवस्था भी हो सकती है। मुझे लगता है कि ये प्रशासनिक खर्चा 3% बढ़ाने से प्रशासन में कसावट आएगी और प्रशिक्षित भी किया जा सकेगा प्रमुख लोगों को जो इस योजना से जुड़े हुए हैं। मुझे सिर्फ इतना ही कहना था, क्योंकि नाम से कांग्रेस को नाराजगी हो सकती है। वो राम, जैसे ही राम का नाम आता है कांग्रेस की भौहें तन जाती है। अभी तक उनके नेता राम जी के मंदिर में दर्शन करने गए नहीं, पर अब चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ऐसा लग रहा है कि राम जी की जरूरत पड़ेगी वहां, तो प्लान कर रहे हैं वो कि राम जी के दर्शन करना चाहिए। मुझे इतना ही कहना था। मैं एक बार फिर से इस बात को रिपीट करता हूं, यह बिल गांव के विकास के लिए, यह बिल किसानों को मजदूरी का शॉर्टेज नहीं हो उसके लिए, यह बिल ग्रामीण क्षेत्र में असेट्स बने और ग्रामीण क्षेत्र की तत्काल और दीर्घकालीन विकास की योजनाओं में अच्छी भूमिका अदा कर सके। इस बिल के माध्यम से राज्य सरकार को भी अधिकार दिए हैं कि वो तब ग्रामीण क्षेत्र में इस बिल के अधिकार या इस योजना को रोक सकती है और मजदूरों को मजदूरी उपलब्ध करा सकती है। मैं समझता हूँ कि मोदी जी के सपनों का जो देश विकसित भारत उनकी कल्पना है, उसको बनाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। आप सब लोग शार्ट नोटिस में आए, क्योंकि मुझे भी माननीय अध्यक्ष जी ने सुबह ही कहा, और आप शार्ट नोटिस में इतनी बड़ी संख्या में आए, एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। देखिए, मैंने अपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने अगर सुना हो तो मैंने कहा कि इसमें ग्रामीण क्षेत्र में असेट्स नहीं,
असेट से बन नहीं पाए। अब स्टेट प्लानिंग, राज्य की प्लानिंग होगी, उस प्लानिंग को इस योजना से जोड़कर राज्य सरकारें ग्रामीण क्षेत्र में स्थायी विकास कर सकें। और मैंने कहा आपको कि ये बात सही है कि लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में इतने सारे मनरेगा में अब वृक्षारोपण पहले करते थे, बाद में बंद कर दिए। वृक्षारोपण मनरेगा से आप कर ही नहीं सकते। तो ऐसे बीच बीच में जो मनरेगा के आदेश आए, तो अब राज्य सरकार को बहुत सारी स्वतंत्रता है काम करने की, वो मजदूरों से क्या काम ले सके। ये इस बिल की बहुत बड़ी विशेषता है। बिल आ गया है, अभी इसके नियम और बन रहे हैं, पर चूंकि कांग्रेस सारे देश में आंदोलन कर रही है, तो इस बिल की प्रमुख विशेषताओं को हम आपके सामने लाए हैं। और जब नियम बन जाएंगे इसके, तो शायद और कुछ इसमें और अच्छे कुछ नियम बन के ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ देना। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा कि मैंने बताया कि पहले 6% प्रशासनिक खर्चा था, 9% हो गया। तो अब लेखापाल की जगह नहीं है, लेखापाल की नियुक्ति हो सकती है, इंजीनियर की नियुक्ति हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकपाल हर जिले के अंदर बना है। एक तो भ्रष्टाचार होने की संभावनाएं मिनिमाइज हो जाएगी। दूसरी बात, पलायन का इसलिए नहीं होगा कि उसको जब फसल आएगी उस समय कलेक्टर चाहेगा, राज्य सरकार चाहेगी, तो इस योजना को रोक दिया जाएगा अधिकतम 60 दिन तक। तो उसको खेतों में काम मिल जाएगा। और इसलिए हमारे प्रदेश के ही मजदूरों को हमारे प्रदेश में ही काम मिले, उनका पलायन नहीं हो, इस दिशा में इस बिल में प्रावधान किए गए। और लोकपाल आने के बाद जो आपकी शंका है कि भ्रष्टाचार की शिकायतें रोज आती है, वो भी कम होगी। दिनेश जी, फिर आप ले लेना। दिनेश जी, देखिए, गांधी जी का कोई और भी हो सकती थी योजना। नहीं, आपकी सलाह में भिजवा दूंगा वहां पर गांधी जी के सपना, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी, यदि आप उनका एकात्म मानववाद पढ़ें, तो उसमें गांव को ही फोकस किया, गांव के विकास को फोकस किया। और उन्होंने तो उस एक कदम आगे बढ़ के कि 5 साल में ही मतदाता वोट डालता है, उसके बाद उसकी कोई भूमिका नहीं होती। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि इसमें भी भूमिका होना चाहिए उसकी, मतदाता की। तो जो जन भागीदारी स्कीम हमने इंदौर में चालू की थी, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों के आधार पर ही की थी। इंदौर अगर स्वच्छ भारत में नंबर 1 आया, तो उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ये चिंतन है, उसी को लेकर। देखिए, आप ये बात तो मानते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन मोदी जी का है, सब लोग सहमत है इस बात से? सहमत है सब लोग? उसका सिंबल कौन है? महात्मा गांधी का चश्मा। महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धा है। और अपने भाषण में शिवराज जी ने पार्लियामेंट में, मैंने सुना था, उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी के सपने को पूरा करने वाला बिल है ये। और इसलिए महात्मा गांधी तो हमारे देश के आइकॉन हैं, उनके खिलाफ या उनको कहीं अपमानित करने का तो इस बिल के माध्यम से भी कारण है। हर्षवर्धन जी, आपने ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।